तो मैंने अभी अभी साइबर दुनिया नाम की एक डिजिटल इंटेलिजेंस रिपोर्ट पढ़ी और सच कहूं तो कुछ हिस्से पढ़कर मेरा दिमाग घूम गया। ये 29 दिसंबर 2025 की रिपोर्ट है और इसमें मतलब पूरे देश से डिजिटल फ्रॉड की कुछ ऐसी शॉकिंग केस स्टडीज हैं जो हमें ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम असल में कितने सेफ हैं। सही बात है। तो आज हमारा गोल ये है कि इन स्कैम्स के पीछे जो एक पैटर्न है, उनकी जो प्लेबुक है, उसे डिकोड करें। और ये प्लेबुक अगर आप देखें तो उतनी ही पुरानी है जितनी इंसान की कहानी, बस इसके हथियार नए हो गए हैं। अच्छा। हाँ, इस पूरी रिपोर्ट को अगर हम ध्यान से देखें ना तो ये साफ हो जाता है कि ये ठग आज भी इंसान के दो सबसे गहरे इमोशंस का फायदा उठा रहे हैं। कौन से दो? एक है डर और दूसरा है लालच। हर स्कैम, हर एक कहानी इन्हीं दो धागों से बुनी गई है। डर और लालच, ठीक है, तो चलो इसी को खोलते हैं। शुरुआत उस चीज से करते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। एक शब्द, डिजिटल अरेस्ट। मैंने ये पहले कभी नहीं सुना था। रिपोर्ट में हैदराबाद का एक बड़ा मामला है जहां इसी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों से लगभग 2 करोड़ रुपए ठग लिए गए। ये है क्या चीज? डिजिटल अरेस्ट अपना आप में एक, क्या कहते हैं, एक जीनियस लेकिन बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक हथियार है। जीनियस मतलब किस तरह से? इस तरह से कि आप सोचिए, आपको एक वीडियो कॉल आता है। ठीक है। सामने वाला खुद को सीबीआई या ईडी का कोई बड़ा ऑफिसर बता रहा है। उसका बैकग्राउंड भी किसी सरकारी दफ्तर जैसा लग रहा है और वो आपको बताता है कि आपके खिलाफ एक गंभीर केस है। ओके। और आपको तुरंत डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। डिजिटली अरेस्ट? हाँ, मतलब आप कहीं जा नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते और आपको उनके हर निर्देश का पालन करना होगा, वरना असली पुलिस आपके दरवाजे पर होगी। एक सेकंड, मतलब वो वीडियो कॉल पर ही आपको जेल में बंद होने का पूरा माहौल बना देते हैं बिना किसी असली पुलिस के। ये तो पूरा दिमागी खेल है। बिल्कुल। वो आपके दिमाग में एक इमोशनल इमरजेंसी बना देते हैं। इमोशनल इमरजेंसी? हाँ, ये ठीक वैसा ही है जैसे जब आपके सामने अचानक कोई तेज गाड़ी आ जाए तो आप पहले ब्रेक मारते हैं, सोचते बाद में हैं। सही बात है। ये ठग आपके दिमाग के लॉजिक वाले हिस्से को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। डर इतना हावी हो जाता है कि आप उनकी हर बात पे यकीन करने लगते हैं। और यही सबसे बड़ा टेक अवे है। ये स्कैम सिर्फ आपका पैसा नहीं चुरा रहे, ये उस भरोसे को तोड़ रहे हैं जिस पर हमारा पूरा समाज चलता है। मतलब अगर आप पुलिस की कॉल पे भरोसा नहीं कर सकते तो किस पर करेंगे? सही बात है। और ये कोई अकेली घटना तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट में पंजाब के बठिंडा का एक और मामला है जो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी, मैंने भी पढ़ा वो। उन्हें फोन पर डराया गया कि उनके नाम से भेजे गए एक पार्सल में ड्रग्स मिले हैं और इसी ड्रग पार्सल केस के डर से उन्होंने ठगों को 43 लाख रुपए दे दिए। 43 लाख। यहाँ मेरा सवाल है, एक मिनट, एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी, मतलब ये तो वो इंसान है जिन्हें पैसों के लेन देन और पूरे सिस्टम की समझ होनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है? मैं ये बात समझ नहीं पा रही। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और आपका ये सवाल ही इन अपराधों की जड़ तक ले जाता है। कैसे? ये घटना ये साबित करती है कि डर किसी भी अनुभव या तर्क से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है। अच्छा। एक बैंक कर्मचारी को फाइनेंस की समझ है, बिल्कुल है, लेकिन जब कोई उसकी सालों की कमाई हुई इज्जत पर ड्रग्स जैसा घिनौना वाग लगाने की धमकी देता है, हाँ, तो उसका दिमाग एक बैंकर की तरह नहीं बल्कि एक डरे हुए एक आम इंसान की तरह काम करने लगता है। वो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो मतलब उनका प्रोफेशन, उनका अनुभव, वो सब डर के आगे कोई मायने नहीं रखता। हमला सीधा उनकी इज्जत पर किया गया। एग्जैक्टली। अब दोनों केस देखिए, हैदराबाद और पंजाब। पैटर्न एकदम साफ है। पहला स्टेप, कोई गंभीर आरोप लगाकर डराओ, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स। ठीक है। दूसरा स्टेप, उन्हें फोन या वीडियो कॉल पर बाकी दुनिया से अलग थलग कर दो, आइसोलेट कर दो, ताकि वो किसी से सलाह ना ले सकें। और तीसरा स्टेप? उस घबराहट और अकेलेपन का फायदा उठाकर पैसे की मांग करो। ये क्लासिक मनोवैज्ञानिक जाल है, जिसे बस 5G की स्पीड मिल गई है। ठीक है, तो लोगों को डराना एक बड़ा हथियार हो गया। लेकिन रिपोर्ट में एक और चीज साफ दिखती है कि ठग हमारे डर का ही नहीं बल्कि हमारे सपनों का, हमारे लालच का भी उतना ही शातिर तरीके से फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि क्रिप्टो करेंसी इनका सबसे पसंदीदा मैदान बन गया है। हाँ, और क्रिप्टो करेंसी इनके लिए एक परफेक्ट हथियार है। परफेक्ट क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में सुना तो है कि इसमें लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं, पर ये काम कैसे करता है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो जानकारी का गैप है ना,
ठग इसी का फायदा उठाते हैं। रिपोर्ट में देखिए राजकोट का केस है, जहां एक व्यापारी से 13.71 लाख रुपए ठग लिए गए। फिर पुणे के हिंजेवाड़ी का मामला है, एक आईटी इंजीनियर से 34 लाख रुपए की ठगी हुई। दोनों में वादा एक ही था, ज्यादा रिटर्न। इतना रिटर्न मिलेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। एक आईटी इंजीनियर, ये फिर से वही बात होगी कि पढ़ा लिखा होना या टेक सेवी होना भी आपको बचाएगा, ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में गारंटीड हाई रिटर्न का वादा अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक जाल है। वो कैसे? ये आपके दिमाग के उस हिस्से को टारगेट करता है जो जल्दी और आसानी से सफलता पाना चाहता है। ये एक जादू के खेल की तरह है। जादूगर आपको एक हाथ से कुछ आकर्षक चीज दिखाकर आपका ध्यान भटकाता है, हाँ, ताकि दूसरे हाथ से वो अपनी चाल चल सके। यहाँ गारंटीड रिटर्न वही आकर्षक चीज है जो आपके तर्क और सावधानी पर पर्दा डाल देती है। और ये सिर्फ कुछ लाख की बात नहीं है। कानपुर का एक मामला है जिसमें एक एनआरआई से निवेश और मुनाफे के नाम पर 98 लाख रुपए से ज्यादा ठग लिए गए। लगभग 1 करोड़। लगभग 1 करोड़। ये बात उस मिथक को पूरी तरह से तोड़ देती है कि सिर्फ कुछ नासमझ लोग ही इसका शिकार होते हैं। हमारे सामने एक आईटी इंजीनियर है, एक एनआरआई है, एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी है। ये सभी जागरूक और अनुभवी लोग हैं। यही इस रिपोर्ट का सबसे डरावना सच है। ये धारणा कि मैं स्मार्ट हूं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, आज के दौर का सबसे बड़ा धोखा है। ये ठग अब अनाड़ी नहीं रहे, ये प्रोफेशनल्स हैं। वे आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हैं, आपके इंटरेस्ट को समझते हैं और फिर आपके लिए एक कस्टमेड जाल तैयार करते हैं। अच्छा। इसीलिए मैं कहता हूं, अब सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता काफी नहीं है। अब हमें डिजिटल सेल्फ डिफेंस यानी डिजिटल आत्मरक्षा सीखने की जरूरत है। डिजिटल सेल्फ डिफेंस। हाँ, आप भले ही जानते हो कि कहाँ निवेश करना है, लेकिन अगर आप एक फर्जी ऐप और एक असली ऐप में फर्क नहीं कर सकते, तो आप भी खतरे में हैं। इन सभी मामलों को देखकर एक सवाल उठता है। हैदराबाद, पंजाब, राजकोट, कानपुर, ये सब इतने अलग-अलग शहर हैं, लेकिन काम करने का तरीका इतना मिलता-जुलता है। हाँ, पैटर्न बहुत कॉमन है। तो ऐसा लगता नहीं कि ये बस कुछ लोग हैं जो अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। क्या ये सब आपस में जुड़े हुए हैं? रिपोर्ट में इस बारे में कुछ है? और यहीं पर यह कहानी एक नया और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। वो क्या? इंदौर पुलिस के खुलासे ने इस पूरी तस्वीर को बदल दिया। रिपोर्ट बताती है कि इंदौर में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ जो सिर्फ ठगी नहीं कर रहा था। तो फिर? वो इन फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल करके ठगी के पैसे को सीधे चीन की कंपनियों तक पहुंचा रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग। क्या मतलब ये सिर्फ भारत में बैठा कोई गिरोह नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ऑपरेशन है? एग्जैक्टली। ये गेम चेंजर खुलासा है। ये हमें बताता है कि ये साइबर अपराध अब एक संगठित उद्योग बन चुका है। उद्योग? हाँ, एक इंडस्ट्री। इसकी एक पूरी सप्लाई चेन है। कुछ लोग हैं जिनका काम सिर्फ लोगों को फोन करके फंसाना है। फिर एक टीम है जो इन पैसों को मैनेज करने के लिए सैकड़ों फर्जी बैंक अकाउंट्स चलाती है। और फिर एक तीसरी टीम है जो इस पैसे को क्रिप्टो या दूसरे रास्तों से देश के बाहर भेज देती है। ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं, ये एक ग्लोबल फ्रॉड कॉरपोरेशन है। बाप रे। इसी बड़ी तस्वीर से जुड़ा एक और आंकड़ा है रिपोर्ट में जो थोड़ा अजीब है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति का डेटा। वहां साइबर अपराध के दर्ज मामलों की संख्या तो पिछले साल के मुकाबले कम हुई है, लेकिन ठगी की कुल रकम बढ़कर 14.45 करोड़ रुपए हो गई। मतलब केस कम हुए लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। इसका क्या मतलब निकालें? ये ट्रेंड एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। कैसा बदलाव? ऐसा लगता है कि अपराधी अब अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। वे अब क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं। क्वालिटी मतलब हजारों लोगों को फोन करके 10-10 हजार रुपए ठगने के बजाय वे अब ऐसे टारगेट्स ढूंढ रहे हैं जिनसे एक ही बार में 20-50 लाख या 1 करोड़ रुपए वसूले जा सके। अच्छा। इसे साइबर क्राइम की दुनिया में बिग गेम हंटिंग कहते हैं। वो अब छोटी मछलियों के बजाय वेल का शिकार कर रहे हैं। और इसका मतलब ये भी हुआ कि वो अपने टारगेट पे पहले से ज्यादा रिसर्च कर रहे होंगे। बिल्कुल, वे ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जिनकी फाइनेंशियल प्रोफाइल मजबूत हो, जो शायद बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो या एनआरआई हो। ये कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब हर एक केस पहले से ज्यादा जटिल और बड़ा होता जा रहा है। तो इतनी सारी डरावनी जानकारी के बाद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, हम खुद को और अपने परिवार को इस जाल से कैसे बचा सकते हैं? रिपोर्ट में कुछ बहुत साफ चेतावनियां और रेड फ्लैग्स दिए गए हैं। हाँ, और ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जिन्हें सबको जानना चाहिए। पहला तो यही है
कि कोई भी सरकारी एजेंसी, पुलिस, सीबीआई, ईडी आपको वीडियो कॉल पर कभी भी गिरफ्तार नहीं करती, ये उनकी प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं है। कभी नहीं। दूसरा, जहां भी आपको गारंटीड रिटर्न या 1 महीने में पैसा डबल जैसा कोई वादा दिखे, समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। बिल्कुल। तीसरा, किसी भी अनजान लिंक, अनजान फोन कॉल और खास तौर पर एपीके फाइलों से बिल्कुल दूर रहें। ये वो ऐप्स होती हैं जो आपको प्ले स्टोर के बाहर से किसी लिंक से डाउनलोड करने को कहा जाता है ना? हाँ, और ये लगभग हमेशा खतरनाक होती हैं। और मैं इन पॉइंट्स के पीछे को एक क्यों भी समझाना चाहूंगा ताकि ये बातें दिमाग में बैठ जाएं। हाँ, जरूर। वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे कानूनी सिस्टम में एक प्रक्रिया होती है, नोटिस होता है, वारंट होता है। वीडियो कॉल सिर्फ डराकर आपके सोचने की क्षमता छीनने का एक तरीका है। गारंटीड रिटर्न एक रेड फ्लैग क्यों में? क्योंकि असली निवेश में हमेशा जोखिम होता है। जहां जोखिम नहीं, वहां रिटर्न भी नहीं। और गारंटीड और हाई रिटर्न, ये दोनों शब्द एक साथ कभी नहीं आ सकते। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, सीधी बात। और रिपोर्ट में सबसे आखिरी और जरूरी सलाह ये है कि अगर भगवान न करे आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाए तो शर्म या डर से चुप न बैठें। बिल्कुल नहीं। बिना 1 सेकंड की देरी किए तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov पर शिकायत दर्ज करें। और ये तुरंत करना बहुत जरूरी है। इसे गोल्डन आवर कहते हैं। अगर आप जल्दी सूचना देते हैं तो एक संभावना होती है कि उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करके फ्रीज किया जा सके। अच्छा। जैसे जैसे देर होती है, पैसा कई खातों से घूमकर गायब हो जाता है। अंत में इन सभी अपराधों के खिलाफ जानकारी और जागरूकता ही सबसे बड़ा कवच है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं तो बात सीधी सी है। साइबर ठग हमारे 2 सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली इंसानी जज्बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा डर और हमारा लालच। बस उन्होंने इन जज्बातों को हैक करने के लिए आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीख लिया है। ये कुछ लोगों की गलतियों की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़े संगठित और अंतर्राष्ट्रीय अपराध की एक डरावनी हकीकत है। हाँ, और ये रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से आगे बढ़ेगी, अपराध के तरीके भी उतने ही एडवांस्ड होते जाएंगे। सही। आज डिजिटल अरेस्ट और क्रिप्टो स्कैम है, कल शायद कोई ऐसा एआई आ जाए जो आपकी किसी अपने की आवाज में फोन करके आपसे पैसे मांग ले। सोचकर भी डर लगता है। लेकिन इन सभी नए तरीकों के दिज में उनके मूल में इंसान की वही सदियों पुरानी कमजोरियां होंगी। बस मैदान बदल गया है, खेल वही है। आज हमने इन अपराधों के पैटर्न और उनसे बचने के तरीकों पर बात की, लेकिन जाते जाते मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल घूम रहा है। क्या? जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज्यादा डिजिटल होती जाएगी, विश्वास यानी ट्रस्ट का क्या मतलब रह जाएगा? जब डीप फेक टेक्नोलॉजी या एआई की मदद से कोई भी व्यक्ति किसी भी अधिकारी, विशेषज्ञ या आपके अपने किसी रिश्तेदार का रूप धारण कर सकता है, तो हम असल और नकल में फर्क कैसे करेंगे? ये सवाल सिर्फ पैसे बचाने का नहीं है, ये हमारे आने वाले डिजिटल समाज के उसके अस्तित्व का सवाल है।